आज हम सद्गुरु की किताब इनर इंजीनियरिंग ए योगीज गाइड टू जॉय की गहराइयों में उतर रहे हैं। ये किताब एक बड़ा दावा करती है, वो ये कि आनंद और संतुलन कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि उन्हें अपने भीतर ही इंजीनियर किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का मकसद यही समझना है कि अपने शरीर, मन और ऊर्जा के साथ काम करके एक जागरूक और कह सकते हैं आनंद से भरा जीवन कैसे जिया जाए। हाँ, और ये इंजीनियरिंग शब्द ही सबसे दिलचस्प है ना? हाँ बिल्कुल। ये किसी रहस्यमयी चीज की बात नहीं कर रहा, बल्कि एक मेथोडिकल, एक वैज्ञानिक तरीके की बात कर रहा है, जिससे हम अपने अंदरूनी सिस्टम को समझकर उसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं। मतलब एक तरह का यूजर मैनुअल। एग्जैक्टली। ये कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है, ये एक तरह का यूजर मैनुअल है। ठीक है, तो इस यूजर मैनुअल का कह सकते हैं पहला चैप्टर क्या है? किताब का जो सबसे बुनियादी विचार है वो ये है कि हमारा हर अनुभव, चाहे वो खुशी का हो या गम का, वो असल में हमारे अंदर ही होता है। बाहरी दुनिया तो बस एक ट्रिगर है। जैसे हमें खूबसूरत सूर्यास्त देखते हैं तो अच्छा महसूस होता है, लेकिन वो अच्छा महसूस करने का जो केमिकल रिएक्शन है वो तो हमारे दिमाग में हो रहा है, आसमान में नहीं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और ये देखिए, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक बात नहीं है। अच्छा? इसके पीछे पक्का विज्ञान है। एक इजरायली वैज्ञानिक है, राफेल मेचूलम। उन्होंने आनंदामाइड नाम के एक न्यूरोट्रांसमीटर की खोज की थी। आनंदामाइड? हाँ, इसका नाम संस्कृत शब्द आनंद से ही रखा गया है और इसे ब्लिस मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ब्लिस मॉलिक्यूल? वहाँ? और मजे की बात यह है कि ये हमारे शरीर में पहले से ही मौजूद है। अच्छा, तो ब्लिस मॉलिक्यूल हमारे अंदर पहले से है, तो फिर हम सब हर समय आनंद में क्यों नहीं रहते? मतलब हम उसे बाहर क्यों खोजते रहते हैं? यही तो सारा खेल है। योगी हजारों सालों से जानते थे कि सांस, ध्यान और कुछ खास क्रियाओं के जरिए इस अंदरूनी केमिस्ट्री को बदला जा सकता है। इस आनंदामाइड को सक्रिय किया जा सकता है, जबकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं? चॉकलेट खाते हैं, शॉपिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल, किसी बाहरी चीज से उसे पाने की कोशिश करते हैं जो बस एक पल के लिए काम करता है। ये किताब कहती है फैक्ट्री आपके अंदर है, आप बाहर रिटेल स्टोर में क्यों भटक रहे हैं? फैक्ट्री आपके अंदर है, ये सोचने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और अगर फैक्ट्री हमारी है तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी ही हुई। बिल्कुल। और यहीं से किताब का दूसरा बड़ा आइडिया आता है, जिम्मेदारी। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही कंधों पर बोझ महसूस होने लगता है। हाँ, और यहीं पर सद्गुरु शब्दों के साथ एक बहुत सुंदर खेल करते हैं। वो कहते हैं कि जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोझ की तरह मत देखो। तो फिर कैसे देखें? उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रतिक्रिया देने की क्षमता? हाँ, आपके साथ जो होता है वो हमेशा आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये चुनने की आजादी हमेशा आपके पास होती है। लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है? मेरा मतलब, अगर किसी के साथ वाकई कुछ बहुत बुरा होता है तो उसे ये कहना कि ये तुम्हारी प्रतिक्रिया देने की क्षमता है, क्या ये उसकी पीड़ा को कम आंकना नहीं है? ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है। ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब सीधा नहीं है। ये किसी की पीड़ा को कम आंकना नहीं है, बल्कि उसे उस पीड़ा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाना है। किताब में द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है। एक छोटी बच्ची ने अपने भाई को जूते खोने पर बहुत डांटा। कुछ ही पल बाद नाजी सैनिक आए और दोनों को अलग कर दिया। वे अपने भाई को फिर कभी नहीं देख सकी। उस एक पल के गुस्से और उन आखिरी शब्दों का पछतावा वो उसकी पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता था। ये सुनकर तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सोचना कि हमारे मुंह से निकला एक साधारण वाक्य किसी के लिए आखिरी शब्द हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन उस लड़की ने उस दर्द को अपनी ताकत बनाया। उसने फैसला किया कि वो आज के बाद कभी किसी से कुछ ऐसा नहीं कहेगी जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। अच्छा। उसने अपनी पीड़ा को मजबूरी नहीं बल्कि जागरूकता में बदल दिया। यही है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने बाहरी हालात को अपने अंदर के माहौल को तय करने की इजाजत नहीं दी। और यही असली आजादी है। यही असली आजादी है। हाँ, ये जिम्मेदारी वाली बात, मतलब इसे असल में करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारा मन तो हर चीज पर तुरंत रिएक्ट करता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए किताब सिर्फ मन की बात नहीं करती है ना, वो पूरे अस्तित्व को समझने पर जोर देती है। कहती है कि हम सिर्फ शरीर और मन नहीं है, हमारी 5 परतें हैं। हाँ, जिन्हें योग में 5 कोश कहा जाता है। इसे एक मकान की तरह समझिए। ओके। सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश, यानी हमारा भौतिक शरीर। ये उस मकान की दीवारें हैं जो सबको दिखती हैं। इसे हम भोजन से बनाते और चलाते हैं। ठीक है, मकान की दीवारें, ये समझ आया।
इसके बाद आता है मनोमय कोश, यानी मानसिक शरीर। ये उस घर का इंटीरियर डिजाइन और माहौल है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा सुख दुख। ज्यादातर लोग बस इन्हीं दो चीजों में जीते हैं, शरीर और मन। दीवारें ठीक कर लो, इंटीरियर बदल लो, बस। ईमानदारी से कहूं तो मैं भी अब तक खुद को ज्यादातर ऐसा ही समझता था। इसके आगे क्या है? यहीं से बात गहरी होती है। तीसरी परत है प्राणमय कोश, यानी हमारा ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर? हाँ, ये उस घर की बिजली या वायरिंग है। अगर बिजली ही ठीक नहीं है तो आप कितने भी सुंदर बल्ब लगा लें, घर में रोशनी नहीं होगी। सही बात है। हमारा शरीर और मन इसी ऊर्जा से चलते हैं। और ये सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं लग रही। आजकल लोग बायो हैकिंग की बात करते हैं, अपने शरीर और दिमाग को ऑप्टिमाइज करने की। हाँ बिल्कुल। तो ये 5 कोश का कॉन्सेप्ट तो उसी का एक बहुत गहरा, एक होलिस्टिक वर्जन लग रहा है। हम सिर्फ शरीर और दिमाग को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि योग विज्ञान कह रहा है कि असली गेम तो एनर्जी और उससे भी गहरी परतों में। बिल्कुल सही पकड़ा है आपने। और इसके भी पार 2 और परतें हैं। विज्ञानमय कोश, जो भौतिक और अभौतिक के बीच एक पुल है, और अंत में आनंदमय कोश, आनंदमय कोश, जो आनंद की अवस्था है, हमारा असली स्वभाव। ये कोई भावना नहीं बल्कि अस्तित्व का आधार है। हाँ। जब ये 5 परतें एक सीध में होती हैं, तभी जीवन में सच्चा संतुलन आता है। अच्छा। क्रिया योग जैसी तकनीकें सीधे उस वायरिंग पर काम करती हैं, ताकि पूरे घर में रोशनी हो सके। तो इसका मतलब है कि जब हम सिर्फ डाइट और पॉजिटिव थिंकिंग पर ध्यान देते हैं, तो हम सिर्फ दीवारों पर पेंट कर रहे हैं और फर्नीचर बदल रहे हैं। हाँ। जबकि असली प्रॉब्लम तो वायरिंग में हो सकती है। तो ये तो सोचने का पूरा तरीका ही बदल देता है, खासकर शरीर को लेकर। कई आध्यात्मिक परंपराओं में शरीर को एक बाधा, एक पिंजरा माना गया है। और ये किताब इस सोच को 180 डिग्री पर घुमा देती है। ये कहती है कि शरीर बाधा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साधन है। साधन? हाँ, ये उस परम संभावना तक पहुंचने का दरवाजा है। जागरूकता की शुरुआत यहीं से होती है। पहला कदम है अपने शरीर के प्रति संवेदनशील होना, उसकी बुद्धिमत्ता को सुनना। शरीर की बुद्धिमत्ता? इससे क्या मतलब है? देखिए, आपका दिल धड़क रहा है, खाना पच रहा है, सांसें चल रही हैं। हाँ। ये सब करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। शरीर के पास अपनी एक जबरदस्त इंटेलिजेंस है। समस्या तब होती है जब हमारी मानसिक इच्छाएं शरीर की जरूरतों पर हावी हो जाती हैं। किताब कहती है बस ये देखना शुरू करें कि कौन सा खाना खाने के बाद आप ऊर्जावान महसूस करते हैं और कौन सा खाने के बाद सुस्त। स्वाद के पीछे मत भागिए, शरीर की सुनिए, ये पहला कदम है। और ये बहुत प्रैक्टिकल भी है। शरीर से लड़ने के बजाय उसे एक साथी बनाना। किताब में एक बहुत सुंदर उदाहरण भी है कि किसी पौधे के पास बैठकर सिर्फ अपने और उसके सांसों के आदान प्रदान को महसूस करूं। हाँ। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और वो ठीक इसका उल्टा करता है। बिल्कुल। ये कोई रहस्यमयी काम नहीं है। ये बस हमें याद दिलाता है कि हम इस ब्रह्मांड से अलग थलग नहीं हैं। हम एक गहरे लेनवेन का हिस्सा हैं। जब आप शरीर के प्रति इतने संवेदनशील हो जाते हैं, तब आप मन की परतों पर काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो शरीर को साधने के बाद मन की बारी आती है, जो शायद सबसे मुश्किल काम है। हम अपनी पहचानों से इतने ज्यादा चिपके रहते हैं। मैं भारतीय हूं, मैं एक मर्द हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। किताब कहती है कि यह सब सिर्फ हमारा इकट्ठा किया हुआ सामान है, ये हम नहीं है। हाँ, ये सब हमारे मन में जमा हुई परतें हैं। असली जागरूकता तब आती है जब इन पहचानों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और हमारे दिमाग में जो हर समय एक कमेंट्री चलती रहती है, हाँ, वो आवाज, वो शांत हो जाती है। सजगता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे पैदा करना है, वो तो हमारा स्वभाव है। बस इस मानसिक शोर के हटने पर वो खुद प्रकट होती है। और किताब दिल बनाम दिमाग की लड़ाई को भी एक भ्रम बताती है। बिल्कुल। योग विज्ञान के अनुसार विचार और भावनाएं दोनों ही मन का हिस्सा हैं। जिसे हम दिल कहते हैं, वो भी मन का ही एक भावनात्मक पहलू है। अच्छा। जब हम चीजों को अच्छा बुरा, सही गलत, दिल दिमाग में बांटना बंद कर देते हैं और जीवन को बस जैसा है वैसा अनुभव करते हैं, तब हम मन के पार जाने लगते हैं। इसका मतलब मन को खत्म करना नहीं, बल्कि उसका गुलाम न रहना है। और जब मन का शोर कम होता है, तब हम ऊर्जा के स्तर पर काम कर सकते हैं। यहीं पर कर्म का सिद्धांत आता है, जो शायद सबसे गलत समझे जाने वाले सिद्धांतों में से एक है। सही बात है। लोग इसे अच्छे काम का इनाम और बुरे काम की सजा समझते हैं, जबकि किताब इसे एक्शन की मेमोरी यानी क्रिया की स्मृति के रूप में समझाती है। ये कोई ऊपर बैठकर हिसाब रखने वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर ये क्या है?
हमारी हर क्रिया, हर विचार, हर भावना हमारे सिस्टम में एक छाप छोड़ती है और यही लाखों करोड़ों छापें मिलकर हमारी आदतें, हमारे झुकाव और हमारी अनजाने में होने वाली प्रतिक्रियाएं बन जाती हैं। तो ये किस्मत या भाग्य नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी ही प्रोग्रामिंग है। शुरू में ध्यान देना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपके शरीर की मेमोरी बन जाता है। हाँ, सोचना नहीं पड़ता। कर्म भी ऐसे ही काम करता है। हमारी आदतें, हमारे रिएक्शंस सब पुरानी क्रियाओं की गहरी मेमोरी है जो अनजाने में हमें चलाती हैं। और योग का मकसद इसी पुरानी प्रोग्रामिंग को मिटाकर जागरूकता के साथ नए सिरे से जीना है। ये सब सुनने में बहुत दिलचस्प है, लेकिन एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? क्या उसे ऑफिस जाते हुए अपने चक्रों और नाड़ियों के बारे में सोचने की जरूरत है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको किसी तकनीकी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऊर्जा का विज्ञान बस ये समझाता है कि क्यों कुछ अभ्यास काम करते हैं। ओके। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, यानी ऊर्जा के चैनल। इनमें 3 मुख्य हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब इन मुख्य नाड़ियों में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है तो आप स्वाभाविक रूप से शांत और फोकस्ड महसूस करते हैं। और जब नहीं होता? जब ये असंतुलित होता है तो मन बेचैन और शरीर थका हुआ लगता है। क्रिया और प्राणायाम जैसे अभ्यास सीधे इसी ऊर्जा संतुलन पर काम करते हैं। आपको बस अभ्यास करना है, असर अपने आप दिखेगा। तो जैसे कैलाश पर्वत या केदारनाथ जैसी जगहों को पवित्र माना जाता है, क्या उसके पीछे भी कोई ऊर्जा का विज्ञान है? हाँ, किताब के अनुसार ये सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि एक तरह के एनर्जी हॉटस्पॉट्स हैं। इन जगहों पर हजारों सालों से बड़े बड़े योगियों ने ध्यान और साधना की है और उन्होंने अपनी चेतना की एक गहरी छाप वहां छोड़ी है। अच्छा। वहां जाने से आपको उस स्थापित ऊर्जा का लाभ मिलता है जो आपकी साधना में मदद कर सकती है। लेकिन असली काम तो अपने अंदर की ऊर्जा को संतुलित करने का ही है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? अगर हमें इस यूजर मैनुअल से कुछ मुख्य बातें निकालनी हो तो वो क्या होंगी? सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमारा अंदरूनी अनुभव 100% हमारी जिम्मेदारी है। सुख या दुख कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी अपनी केमिस्ट्री है जिसे हम बदल सकते हैं। और इसकी शुरुआत जागरूकता से होती है। किसी भी स्थिति पर तुरंत रिएक्ट करने की बजाय बस एक पल का ठहराव। बिल्कुल। वही एक पल हमें अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग से हटकर एक सचेत चुनाव करने का मौका देता है। दूसरा, शरीर का सम्मान करें। उसे एक बाधा नहीं बल्कि अपनी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण साधन माने। उसकी सुने, उसे सही ईंधन दे और वो आपको गहरे अनुभवों तक ले जाएगा। तीसरा, मन को संतुलित करना। अपनी पहचानों और विचारों के शोर में खो न जाएं। ये समझें कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप उन विचारों को देखने वाले हैं। जब हम हर विचार को सच मानना छोड़ देते हैं तभी असली शांति मिलती है। और आखिर में अपनी ऊर्जा के साथ काम करना, चाहे वो साधारण प्राणायाम हो या कोई गहरी क्रिया, अपनी ऊर्जा को साफ और संतुलित करने के लिए समय निकालें। यही कर्म के पुराने चक्रों को तोड़ने और जीवन को एक नई स्वतंत्रता के साथ जीने का तरीका है। तो जैसा किताब में लिखा है, आपको शांत होने के लिए दुनिया को ठीक करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि अपने भीतर कैसे रहना है। यही सार है। आनंद, स्पष्टता और संतुलन कोई बाहरी लक्ष्य नहीं, बल्कि हमारे अंदर की ही अवस्थाएं हैं जिन्हें एक सजग जीवन शैली से विकसित किया जा सकता है। ये एक अंदरूनी इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, जहां हम अपने सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि आनंद और शांति हमारी स्वाभाविक अवस्था बन जाए, न कि कोई कभी कभार मिलने वाली चीज। ये स्रोत इस विचार को सामने रखते हैं कि आनंद कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस तक पहुंचना है, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। अब एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हो अगर हमारे और आनंद के बीच एकमात्र बाधा सिर्फ ये विश्वास हो कि उसे कहीं बाहर से आना है? और ये बुक समरी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस इंस्पायर्ड बुकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना पसंद करेंगे, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।